Hi everyone, this is me Mokshi Gambhir and I welcome you all to the YouTube channel Quick Wits. So the video for today is Keeping Quiet, that is a poem of class 12th CBSE. Now this poem is written by Pablo Neruda. The poet wants to introduce the concept of keeping quiet. एंड बाय कीपिंग क्वाइट ही डजंट मीन कि हमें एक्चुअली में चुप रहना है. इसमें हमें एक्चुअली में चुप नहीं रहना है. द पोएट इज आस्किंग अस द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि हम एक पल के लिए शांत रहें और उस शांति में ये सोचें, ये समझें कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें. सो इस पोएम में by asking us to keep quiet, the poet is asking for self introspection. So that is the theme of the poem, जहाँ पे पोएट हमसे चाहते हैं कि हम थोड़ा टाइम रुक के देखें, परखें और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं. Now starting with the poem, here is the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Now इसमें जो पोएट हैं वो कह रहे हैं that we will count up to 12. Now why is he saying that we'll count up to 12? इसमें हमें 12 तक काउंट, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हमें 12 तक काउंट करना है, but just because there are 12 hours in a clock and there are 12 months in a year, so we've considered 12 as a specific number. हमने 12 को एक specific number मान लिया है, otherwise as such there is no specified reason for that. So हम 12 तक काउंट करते हैं एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तब तक हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे. एंड बाय स्टिल द पोएट अगेन डजंट मीन कि हम मोशनलेस बैठ जाएं, चुप करें, मेडिटेट करें. नो, ही इज जस्ट चुप करके बैठ जाएं और हिले नहीं. नो, ही इज जस्ट आस्किंग कि हम शांति से इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में गलत कर रहे हैं और उनको हमें इम्प्रूव करके सुधार. Let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. अब यहाँ पे let's not speak in any language से पोएट कहना चाहते हैं कि हमारे वर्ल्ड में इतने लैंग्वेज बैरियर्स हैं, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं कि मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आए मे बी, या फिर आपकी कोई ऐसी लैंग्वेज है जो मुझे समझ ना आए. सो यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेज बैरियर्स हैं. सो द पोएट इज आस्किंग कि एक पल के लिए वो सारे के सारे लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो खत्म हो जाए, हम सबको एक दूसरे की भाषा समझ में आए. दैट इज द लैंग्वेज ऑफ लव, द लैंग्वेज ऑफ प्योरिटी, द लैंग्वेज ऑफ रिस्पेक्ट. सो सिर्फ एक यही भाषा होनी चाहिए, द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी. सिर्फ यही कुछ भाषाएं होनी चाहिए जिससे ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट कर सकें. कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, कोई तमिल में बात कर रहा है. सो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो. And let's stop for a second and not move our arms so much. Now the poet again is saying not that our arms, physical arms, he's asking us to stop for, but by arms he means कोई भी armed forces या फिर कोई भी हथियार, कोई भी वेपन्स के साथ हम बात ना करें. यानी कि हम कोई भी वेपन्स का, कोई भी ऐसी इलीगल चीज़ का, कोई भी ऐसी चीज़ जो वायलेंस स्प्रेड करती है उसका यूज़ ना करें और शांति से पीस के साथ एक दूसरे के साथ रहें. Now the second stanza goes like this. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Now here the poet is saying कि वो कितना ज़्यादा exotic, कितना ज़्यादा खूबसूरत, extraordinary moment होगा जब हम सारे के सारे चुप बैठेंगे. इसका अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वील स्टे मोशनलेस. जब हम सब के सब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, हम रियलाइज कर रहे होंगे कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या गलत कर रहे हैं. विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स, कोई रश नहीं होगा बिकॉज एवरीवन वुड बी क्वाइट एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग. सो कोई रश नहीं होगा, कोई मारधाड़ नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. विदाउट एंजिन्स का मतलब देयर बी नो व्हीकल आउट देयर, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, हमारी मदर अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी. एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर. अब हम सारे इकट्ठे होंगे. अगेन हम सारे इकट्ठे होंगे का ये मतलब नहीं है कि हम सारे फिजिकली प्रेजेंट होंगे, पर हम सब के सब एक फॉर्म में होंगे, एक काम कर रहे होंगे. दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन.
इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। वो बहुत ही ज़्यादा सडन स्ट्रेंजनेस क्यों होगी? क्योंकि शायद पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि हम सारे एक टाइम के लिए सारे बुरे काम छोड़ के किसी अच्छी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ऑल इन वन टुगेदर। सो शायद ये पूरा का पूरा फॉर्म जो पहले कभी नहीं बना होगा। शायद strangeness here doesn't mean quietness. Strangeness here means कि सब के सब सारे गलत काम छोड़ के अच्छे काम पे ध्यान दे रहे होंगे। So definitely that is a very strange thing in the world, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि हर इंसान एक अच्छा काम करे at the same time, that is again not possible. The third paragraph goes like, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. Now here it means किस तरह से हम नेचर को डिस्टर्ब करते हैं और उस नेचर को डिस्टर्ब करने से हम भी इक्वली ही डिस्टर्ब होते हैं। पहली जो 2 लाइंस हैं उसमें वो बताना चाह रहा है कि किस तरह से हम नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, एंड सेकेंड लाइन, नेक्स्ट 2 लाइंस रिप्रेजेंट कि हम किस तरह से नेचर को डिस्टर्ब करके खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। सो पहले में है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो फिशरमैन हैं वो वेल्स को नहीं पकड़ेंगे, वो वेल्स को नहीं मारेंगे। सो हियर इट मीन्स कि अगर हम एक टाइम के लिए चुप हो जाएंगे, शांति से बैठेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो शायद उस टाइम पे जो हार्म हम नेचर को पहुंचाने वाले थे वो हार्म किसी ना किसी तरह से रुक जाएगा। मतलब हम नेचर को उस वक्त के लिए डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होंगे, वो नेचर उस वक्त के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इवेंचुअली हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खो जाते हैं अपनी वर्क लाइफ में कि हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि वो एक्सट्रीम लेवल पे काम हमें कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, हम उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, हम कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं उस चीज़ से, कि हम ऐसे काम करते रहते हैं कॉन्टिन्यूटी में, और हम एक पल को बैठ के सोचते नहीं हैं कि वो काम, वो बर्डन, वो प्रेशर हमें कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द पोएट मीन्स कि जो वहाँ पे पीपल आर देयर हु आर गैदरिंग सॉल्ट, सी में से जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, डेफिनेटली सॉल्ट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इट कैन हार्म आवर हैंड्स। सो द पोएट इज ट्राइंग टू से कि यहाँ पे हमारे जो हाथ हैं वो सॉल्ट, मतलब जो इंसान वहाँ पे सॉल्ट गैदर कर रहा है उसके हाथ कितने ज़्यादा सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। सो फिर भी हम उस काम की आड़ में इतना ज़्यादा लगे रहते हैं कि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि उसकी वजह से हम कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो अगेन द पोएट इज़ ट्राइंग टू से कि हमें ऐसा काम करने से, मतलब अगर हम एक पल को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो शायद हम ये थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दें, शायद जो हम काम करने से खुद को पहुंचा रहे हैं उसको 2 मिनट के लिए रोकें और सोचें कि हम एक्चुअली अपनी लाइफ में किस पाथ पे हेड ऑन कर रहे हैं। The fourth stanza goes like, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Now here the poet wants to say is those who prepare green wars. Now the green wars here represent the harm that we cause to the plants, the harm that we cause to the greens, that means the trees, the forest, the plants. So उनको जो हम कट करके, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को प्रैक्टिस करके जो हम हार्म क्रिएट कर रहे हैं वो हार्म थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा। वॉर्स विद गैस, यानी कि एक दूसरे कंट्रीज के, यानी कि जो हम एक दूसरे कंट्री के साथ इंटरस्टेट, इंटर कंट्री जो वॉर्स होती हैं, बॉम्ब्स आर देयर, वो सारी एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाएंगी। वॉर्स विद फायर, the wars or the hurtful actions that we do with the guns, with the arms, with the weapons, that would definitely be stopped. Victories with no survivors. Now here it means जब भी 2 कंट्रीज के बीच में वॉर होती है या 2 स्टेट्स के बीच में वॉर होती है या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वॉर होती है, सो उससे किसी का फायदा नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड के लोग मरते हैं, दोनों साइड के लोग शहीद होते हैं, दोनों साइड की प्रॉपर्टी लॉस होती है, दोनों साइड्स में लाइफ का लॉस होता है, दोनों साइड्स में मनी का, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। सो देन दे आर सेइंग कि ऐसी जीत का क्या फायदा जब उसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा।
एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में वॉर चल रहा है, सो उस कंट्री के जो लोग शहीद हुए हैं उनके फैमिली मेम्बर्स या वहाँ के आसपास के लोग कैसे उस चीज़ की खुशी मना ले, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, क्योंकि उन्होंने तो अपने लोगों को खोया है। सो डेफिनेटली उस जीत का भी कोई फायदा नहीं है जहाँ पे कोई सर्वाइवर ना हो, जहाँ पे उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई खुश ना हो, या फिर उसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचे ना। तो ऐसी वॉर्स का क्या फायदा है, हमें ऐसी वॉर्स क्यों लड़नी है? जो लोग ऐसी चीज़ों को या फिर ऐसी वॉर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स। ना क्लीन क्लोथ्स द पोएट मीन्स कि वी शुड हैव अ क्लीनर सोल। हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमें ऊपर से नहीं अंदर से खुद को बदलने की ज़रूरत है। हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारे एक्शंस को चेंज करने की ज़रूरत है। And walk about with their brothers in the shade doing nothing. और we are walking with the brothers, and the brother means जो लोग हैं दूसरी कंट्री के, वो हमारे लिए foreigners नहीं हैं, वो हमारे लिए enemies नहीं हैं, but they are our brothers. Just like we treat the people of our own country, we should treat the people of other countries as well. वो भी हमारे भाई बहन जैसे ही हैं। And we are walking in the shade. We are in a very shade here represents the very peaceful situation. कि हम उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा peaceful situation पे हैं, peace पे हैं, good terms पे हैं, and definitely we are doing nothing. We are doing again nothing का ये मतलब नहीं है कि हम चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं। We are doing nothing का मतलब है कि हम उनके साथ या वो हमारे साथ किसी गलत terms पे नहीं है, या हम कोई गलत action नहीं ले रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। The fifth paragraph goes like, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Now the poet is trying to say कि जो मैं बोल रहा हूँ कि आप 1 मिनट के लिए शांत बैठिए, वो उसको टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहली लाइन में बताया था कि पोएट ये नहीं कहना चाह रहा है कि आप 12 सेकंड के लिए ऐसे चुप करके बैठ जाइए और कुछ भी ना करिए। यू डोंट हैव टू सिट मोशनलेस, यू जस्ट नीड टू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, दिस इज वॉट इज लाइफ। यू नो, हम लाइफ में हर एक को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप 1 मिनट के लिए ऐसे मोशनलेस बैठ जाइए या हम खुद बैठ जाएं। इट कैन नॉट हैपन। लाइफ इज वॉट इज गोइंग ऑन, लाइफ हैज टू गो ऑन। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। द पोएट इज सेइंग कि मुझे ट्रक मीन्स डीलिंग्स, मुझे डेथ के साथ कोई डीलिंग नहीं चाहिए। इसने इसको मार दिया, इसने उसका मर्डर कर दिया, क्राइम कर दिया। सो आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड, on this land. So this is what he means by doing nothing, that we are not doing any kind of wrong deeds or wrong actions. Now the next paragraph goes like, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now the poet is trying to say that if we were not so single-minded about keeping our lives moving, अगर हम इतने ज़्यादा single-minded नहीं हैं, इतने ज़्यादा selfish नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचे जा रहे हैं, अपनी लाइफ को चलाने के बारे में सोचे जा रहे हैं, and for once could do nothing, हम इतना ज़्यादा dedicated हैं अपनी लाइफ के लिए, इतना ज़्यादा selfish हो गए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। So the poet is requesting us on a very sweet note कि एक टाइम के लिए कुछ मत करिए। हम अपनी लाइफ को चलाने के लिए इतने बिजी हैं कि एक टाइम के लिए रुक जाएं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांकें कि हम क्या काम कर रहे हैं। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. हम सुबह उठते हैं, काम पे भागते हैं, फिर दूसरे काम करते हैं, फिर इधर बिजी उधर बिजी, इस क्लास में उस क्लास में, इधर ऑफिस, ये काम वो काम, और फिर हम रात को सो जाते हैं और फिर अगले दिन से सेम रूटीन रहती है। ना तो हमारे पास टाइम है कि हम अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करें, ना हमारे पास टाइम है कि हम अपने आप में झांक के देखें हमारी कमियां कहाँ हैं, क्या काम हम गलत कर रहे हैं, किस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है। हम इन किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। सो दिस इज़ व्हाट द पोएट इज़ ट्राइंग टू से कि हम इतने ज़्यादा, दिस इज़ व्हाट इज़ सैडनेस, दिस इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग सैडनेस इन आवर लाइफ, कि हम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। And this is the cause of major depression among people.
सो इस चीज़ को रोकिए, 2 मिनट शांति से बैठिए और देखिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं और किस तरह से आपको अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है। और हम हमेशा अपने आप को डेथ से डराते रहते हैं कि फटाफट से पैसा कमाना है, फटाफट से अच्छी लाइफ जीनी है, वी नेवर नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो मरने से पहले बहुत पैसा इकट्ठा करना है, लाइफ एंजॉय करनी है। हम हर वक्त अपने आप को डराते रहते हैं, हम हर दूसरी चीज़ के लिए अपने आप को डर देते हैं, हम अपने आप को डराते हैं। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अच्छा करियर नहीं, अच्छा करियर नहीं तो अच्छी लाइफ नहीं, अच्छी लाइफ नहीं तो नो लग्जरीज, नथिंग, नो वन वुड लाइक टू कम टू यू, नो वन वुड लाइक टू टॉक टू यू। तो हम हर पल, हर स्टेप पे अपने आप को किसी ना किसी चीज़ से डराते हैं। सो द पोएट इज रिक्वेस्टिंग अस टू स्टॉप दैट थिंग. The next paragraph goes like, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. So वो कहता है, अच्छा, this is not a different paragraph, ये continuity में एक ही paragraph है. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. So यहाँ पे the poet is trying to say कि जिस तरह से अर्थ इन दी ऑटम सीजन उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ खाली पेड़ और उसकी लकड़ी सिर्फ खाली लकड़ी, सूखी लकड़ी बच जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पेड़ अब खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। पर ऐसा नहीं होता है। उसी सेम पेड़ पे स्प्रिंग सीजन में वापस से पत्ते आते हैं, वापस से फूल उगते हैं। सो दिस शोज कि ऊपर से कैसा दिख रहा है वो मैटर नहीं करता है। अंदर ऊपर से जो मर्जी सिचुएशन हो, ऊपर से जो मर्जी हो रहा हो, अंदर से हमें उस चीज़ को लेके नहीं बैठना है। हमें हर वक्त अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, चेंजेस, उसको बदलने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। ऊपर से हीलिंग प्रोसेस नहीं चलना चाहिए। हीलिंग प्रोसेस शुड बी इनसाइड योर ब्रेन, इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर बॉडी, जिस तरह से हमारी मदर अर्थ करती है। अगर वो ऊपर से देखने में ऐसा लग भी रहा है कि वो खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है, पर अंदर से उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और इम्प्रूवमेंट, हीलिंग चलती रहती है। उसी तरह से हम ऊपर से जितना मर्जी बिजी हो, ऊपर से जितना मर्जी डिस्टर्ब्ड हो, परेशान हो, हमारी अंदर की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमेशा चलती रहनी चाहिए। सो दैट जब हम ऊपर से डेथ दिख रहे हैं तो दैट डेथ शुडंट destroy everything inside us as well. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. So here the poet is again making a very sweet request you to stop all the negative deeds, all the wrong deeds, all the wrong things that you're doing. जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, एक पल के लिए उसको रोकिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने अंदर झांकिए, देखिए कि आप कहाँ कहाँ पे गलत हैं और उन गलत आदतों को और गलत चीज़ों को, गलत हरकतों को सही में और अच्छी चीज़ों में बदलने की कोशिश करिए. That's it with the poem. If you liked and learned something new and understood the poem thoroughly, then do like, share, comment and please subscribe to our channel Quick Bits. Thank you. Stay tuned. Bye-bye.